तारीख 1 जून साल 1949। ये दौर था जब भारत सैकड़ों साल की अंग्रेजों की गुलामी की जकड़न के बाद खुली हवा में सांसें लेने को आजाद था। देश का अपना संविधान हो, इसे लेकर बैठकों और बातचीत का सिलसिला जाने माने शिक्षाविदों, स्वतंत्रता सेनानियों और शीर्ष नेताओं के बीच चल रहा था। दिल्ली में तीखी गर्मी थी, सूरज आग उगल रहा था। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की बैठक चल रही थी। विषय था प्रदेशों में राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका क्या हो। बैठक में बहस के दौरान सदस्य एच.वी. कामत की तरफ से राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों के संदर्भ में दिए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। इनमें राज्यपाल को दिए जाने वाले विवेकाधिकार फैसले लेने के हक को हटाए जाने की मांग की गई थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यपालों के लिए इस शक्ति का होना जरूरी बताया और यह अनुच्छेद संविधान का हिस्सा बन गया। लेकिन राज्यपालों के संबंध में कामत के सवाल अब भी समय समय पर जिंदा हो जाते हैं। संविधान सभा में चर्चा के दौरान राज्यपालों को लेकर कई मत आए, जिनमें उनके सीधे चुनाव से लेकर अधिक शक्ति देने का भी मत शामिल था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 तक में राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और उनके कामों की व्याख्या की गई है। भारत ने कनाडा के संविधान से इस प्रारूप को लिया है। स्वतंत्रता के बाद देश ने जिस संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया, वो पिछले 7 दशकों से तमाम उतार चढ़ावों के बाद भी अपने पूरे गौरव के साथ कायम है। केंद्र राज्य के संबंधों को लोक कल्याणकारी बनाने में, संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने और दूसरी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में राज्यपाल की संस्था ने अहम भूमिका निभाई है। उसके ठीक ठाक आकलन और विश्लेषण का एक प्रयास है संसद टीवी का नया कार्यक्रम राज्यपाल। राज्यपाल का पद मात्र शोभा का पद नहीं है। एक ओर वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, दूसरी ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल ही है। इस नाते राज्य के हित और कल्याण के संरक्षण का दायित्व राज्यपाल के कंधों पर ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास है, जिनका प्रयोग ये परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं भी हैं। राज्य से संबंधित ना हो जहां उन्हें नियुक्त किया जाए, ताकि वो स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सकें। संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल पद का उल्लेख है, जिसके तहत राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है। लेकिन वो इस अवधि से पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं आवश्यक मानी गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो और दूसरी, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को शामिल किया गया है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा, वो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 159 में मिलता है। राज्यपाल कार्यक्रम की पहली कड़ी में बातचीत करने हम पहुंचे हैं असम। अछूते सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है असम। भारत के पूर्वी छोर का पहरेदार होने के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के प्रवेश द्वार के तौर पर भी जाना जाता है। पूर्व के सबसे बड़े राज्य असम की जीवन रेखा है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आबादी के बड़े हिस्से को सिंचाई से लेकर दूसरी बुनियादी जरूरतें मुहैया करवाती है। असम में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ के बांस के जंगल और चाय बागान भी विश्व प्रसिद्ध हैं।
इस राज्य के काजीरंगा में पाया जाता है असम की धरोहर एक सींग का गैंडा। 3 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस प्रदेश में विधानसभा की 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो फिर राज्यपाल ही राज्य को कार्यपालिका के साथ मिलकर चलाते हैं। ऐसा असम में भी कई बार हुआ है। संसद टीवी से खास बातचीत में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी राष्ट्रपति शासन के उन दिनों को याद करके बताते हैं कि राज्यपाल की भूमिका उस वक्त कितनी अहम थी। जब उल्फा का था उस समय डर बहुत ज़बरदस्त था, और उस समय आपने कहा कि गवर्नर क्या काम किए, उस समय राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा कई बार। तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो स्वाभाविक है जो गवर्नमेंट की सारी पावर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के सारी गवर्नर के पास आ जाती हैं, और गवर्नर ने उस समय उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कैसे किया उन्होंने? इस्तेमाल ऐसे किया, उल्फा को हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके, सेंट्रल हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से मिल करके प्रोग्राम बनाए, अभियान चलाए, जिसमें एक था बजरंग, ऑपरेशन बजरंग, ठीक, मुझे ध्यान है उस समय क्या, ठीक है। ये इस तरह के प्रोग्राम जो साधारणतः स्टेट नहीं कर पाएगी, तो और गवर्नर के माध्यम से जब राष्ट्रपति शासन थे, ऐसे कार्य करके उल्फा को इरेडिकेट करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। प्रोफेसर मुखी का मानना है कि असम के जीवन काल में भी ऐसे क्षण कई बार आए जब राज्यपाल ने बहुत अहम भूमिका अदा की। इनमें असम का वो दौर भी शामिल है जब वहाँ केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता किया गया था। हर एजिटेशन को अल्टीमेट उसका सॉल्यूशन जो है बैठ करके निकाला जाता है, इसलिए पीस अकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, करना चाहिए था, ठीक टाइम पर हुआ। किंतु हमने पीस अकॉर्ड कर लिया, इस समय अब इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगा, ये संभव नहीं है, इट्स नेवर पॉसिबल। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जैसे आज है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं कहता हूँ जब पीस अकॉर्ड हुआ 85 में हुआ था, किंतु 1990 नवंबर के अंदर यहाँ पर प्रफुल्ल महंता जी की सरकार थी, वो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी फुल मेजॉरिटी थी, किंतु आतंक इतना था उन लोगों का कि सरकार नहीं चला पाए और सरकार को भंग करना पड़ा। सरकार को भंग करना पड़ता पूरी मेजॉरिटी होने के बावजूद। मतलब क्या है? पीस अकॉर्ड होने के बावजूद जब तक सरकार मजबूत नहीं है तब तक पीस अकॉर्ड का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। प्रोफेसर मुखी का मानना है कि उस दौरान असम में तत्कालीन राज्यपाल जनरल एस.के. सिन्हा ने काफ़ी यादगार काम किया था। जनरल एस.के. सिन्हा ये पहले जम्मू कश्मीर के भी थे, तो इन्होंने जब यहाँ पर थे काफ़ी अच्छे लोकल विकास के काम भी किए और संवैधानिक रूप से अच्छे ढंग से बहुत संभाले थे। काफ़ी चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं पहले, हरिदेव जोशी हैं, माथुर हैं, राजस्थान के दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और ये हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर 3 बार रहे हैं जो पटनायक सर रहे हैं। काफ़ी भीष्म नारायण सिंह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बहुत से रहे हैं, B.K. नेहरू भी यहाँ पर रहे हैं। यानी एक नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये बहुत पुरानी सीट है यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंस रही है। और उस समय में गवर्नर जो जहाँ का होता था पूरे के पूरे 7 स्टेट एक ही असम के अंतर्गत आते थे, असम ही था। असम जिन कुछ विशेष बातों के लिए जाना जाता है उनमें वहाँ का विशाल आदिवासी क्षेत्र भी आता है। असम के आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान रही है। उनकी समृद्ध संस्कृति, जीवन व्यवस्था और जल जंगल जमीन से उनके ऐतिहासिक जुड़ाव को देखते हुए संविधान सभा ने अपनी लंबी बहसों के बाद पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों में सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया था। यह संविधान सभा द्वारा गठित बर्दोलोई समिति की रिपोर्टों पर आधारित था। 6ठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों, यानी जहां भी 90% से अधिक आदिवासी आबादी हो, ऐसे क्षेत्रों के लिए लागू की गई थी। इन इलाकों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। स्थानीय राजनीति से अप्रभावित रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों को सीधे राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को मिलाकर इन राज्यों में ऐसे 10 काउंसिल हैं
जिनमें से 3 असम में पड़ते हैं। 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया था संविधान के अंदर, और 6 शेड्यूल के अंतर्गत 10 काउंसिल्स हैं, जिसमें से 3 असम में अंदर हैं। बाकी की 7 जो है त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम में है। वो केवल मात्र 3 काउंसिल हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है बोडोलैंड काउंसिल, BTR कहलाता है, BTC और BTR कहलाता है, और एक है कार्बी अंगलोंग, और एक है आपके दीमा हसाओ। ये 3 काउंसिल्स हैं। इन तीनों काउंसिल के अंदर गवर्नर को एडिशनल पावर्स रहती हैं। इन परिषदों या काउंसिल को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिनमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाजों और परंपराओं आदि से संबंधित कानून शामिल हैं। साथ ही इन्हें भूमि राजस्व तथा कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त है। छठी अनुसूची में असम को लेकर एक विशेष प्रावधान छठी अनुसूची संशोधन अधिनियम 1995 के तहत 20BA को जोड़ा गया, जिसके तहत असम के राज्यपाल को स्वायत्त जिला परिषदों के संबंध में कुछ विशेषाधिकार दिए गए। असम के पूर्व मुख्य सचिव इसका विशेष उल्लेख करते हैं। असम एक सीमावर्ती और ट्राइबल प्रमुख राज्य के कारण संविधान में राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। ट्राइबल बहुल जो क्षेत्र हैं या ज़िले हैं, ये 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक विशेष प्रावधान किया गया संविधान में, और उसी 6 शेड्यूल में पैराग्राफ 20BA में राज्यपाल के, असम के राज्यपाल के विशेषाधिकार दिए गए हैं। बात छठी अनुसूची से जुड़ी प्रदेश के संवैधानिक प्रधान की शक्तियों की करें तो असम के राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है। लिहाजा राज्यपाल इन क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकते हैं या इनका नाम परिवर्तित कर सकते हैं अथवा सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। यदि एक स्वायत्त जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वो सदस्यों की संख्या बढ़ा सकें। और उन पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने इन काउंसिल्स के अंदर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अलाउ किया है उनके मेंबर्स बढ़ाने के लिए, उनके मिनिस्टर बढ़ाने के लिए, EM बढ़ाने के लिए। मैंने पहले जिक्र किया शायद कि वहाँ पर जो CM को CEM बोलते हैं और मिनिस्टर उनको EM बोलते हैं, बाकी को मेंबर बोलते हैं। मेंबर की संख्या जितनी उनको बढ़ाने के लिए हमने अलाउ किया। कई स्थानों पर काउंसिल का नाम बदलने के लिए अलाउ किया। कई स्थानों पर हमने उन्हें जो ये काउंसिल का मिनिस्टर जो हैं, जो EM जो होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने की अनुमति दी है। ये हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। इन परिषदों के निर्वाचित सदस्य 5 साल के कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं, यदि परिषद को इससे पूर्व भंग नहीं किया जाता है, और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के इच्छानुसार पद पर बने रहते हैं। प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में भी एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है। अपने क्षेत्रीय न्यायालयों के अंतर्गत जिला और क्षेत्रीय परिषदें जनजातियों के मध्य मुकदमों और मामलों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। ये उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। फर्ज करें कि कभी काउंसिल का चुनाव ना हो पाए तो क्या होगा? ऐसी ही एक घटना राज्यपाल महोदय विस्तार से बताते हैं। कई ऐसे कदम उठाए हैं वहाँ पर जो साधारणतः बाकी स्टेट पर नहीं कर सकते। हाँ, इसके चलते हमने एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि बोडोलैंड जो काउंसिल है उसके इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, नॉमिनेशन इनवाइट कर लिए गए, किंतु कोविड के कारण उसको रद्द करना पड़ा। रद्द नहीं करना, काउंसिल स्टे करना पड़ा, मैंने ऑन होल्ड रखना पड़ा।
क्यों नॉमिनेशन हो चुके थे, ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है। उस बीच में कई महीने निकल गए और उसके कारण क्या हुआ कि जो लास्ट डेट थी इलेक्शन बना कर होने के बाद वो हाउस बन जाना चाहिए था, वो डेट ख़त्म हो गई। तो हमें उस समय मजबूरी में वहाँ पर गवर्नर्स रूल लागू करना पड़ा। जब हमने गवर्नर रूल वहाँ पर लागू किया, वहाँ सारी पावर्स फिर विधानसभा की उतनी सारी वहाँ पर हमारे पास आ गई। वहाँ हमने काफ़ी काम किया, मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि वहाँ पर मॉडल सिविल कोड लगा हुआ था, क्यों नॉमिनेशन हो चुके, उन्हीं पर ही दोबारा चुनाव होगा, जब भी 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, ठीक है। तो उसके रहते हुए हम नए निर्णय नहीं ले सकते थे, किंतु उसके बावजूद हमने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आते, ऐसे बड़े बड़े काम हमने किए हैं वहाँ पर, ठीक है। मॉडल कोड इसलिए होता है कि पॉलिटिकल पार्टी को इम्पैक्ट ना हो। हमने ऐसे सारे काम किए, किसी को इम्पैक्ट नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। मसलन वहाँ पर मेरी ये सोच थी कि जब गवर्नर शासन लागू होता है तो पब्लिक के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, वो एक ये आती है, अब क्या करेंगे जी, अब तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसको अप्रोच करेंगे जी, ये हमेशा एक रहता है। वो वहाँ पर ना हो, इसलिए हमने वहाँ पर सबसे पहले उनका सेक्रेटरीट उनका असेंबली जो है वो कोकराझार में है। कोकराझार में हमने वहाँ पर कैंप लगाया, यानी जिसे बोलते हैं हमारा गवर्नर ने वहाँ पर मैं स्वयं बैठता था ग्रीवेंसेस सुनने के लिए, पब्लिक वहाँ पर आ सकती है, ये किया। जिला परिषद जिले में प्राथमिक स्कूलों, औषधालयों, बाजारों, मत्स्य पालन क्षेत्रों, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है। ये गैर आदिवासियों द्वारा ऋण एवं व्यापार के नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकती हैं, लेकिन ऐसे नियमों के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। वो आयोग की सिफारिश पर जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग भी कर सकते हैं। राज्य के राज्यपाल उस प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। उच्च शिक्षा का सारा दारोमदार राज्यपाल के ऊपर होता है। कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर प्रशासन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। असम के पूर्व मुख्य सचिव कुलाधिपति के रूप में एक राज्यपाल की भूमिका को विस्तार से बताते हैं। कुलाधिपति का यूनिवर्सिटीज़ के गवर्नेंस में एक प्रमुख स्थान होता है। कुलपति के सिलेक्शन में, उनकी अपॉइंटमेंट में एक मुख्य भूमिका लेते हैं। उसमें राज्यपाल के द्वारा एक सर्च कमेटी का गठन किया जाता है। उसमें विशेष प्रमुख एक्सपर्ट या इन्वाइटीज रहते हैं, राज्य प्रशासन के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और सर्च कमेटी एक प्रोसेस शुरू करती है कुलपति के सिलेक्शन का, और अल्टीमेटली राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में कुलपति की नियुक्ति करते हैं। असम में भी इस तरह के सारे विश्वविद्यालय जो हैं, राजकीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें कुलपति का निर्वाचन और अपॉइंटमेंट कुलाधिपति असम के राज्यपाल ही करते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के बहुत सारे रोल हैं कॉन्वोकेशन में, उसकी कोर्ट में, एकेडमिक काउंसिल के लिए किसी चीज़ को विश्वविद्यालय को कंसीडर करने के लिए, उस किसी नई इनोवेशन को या नई पदक्षेप को ग्रहण करने के लिए उनके सजेशंस दे सकते हैं। उसे विश्वविद्यालय की काउंसिल उनको जांच करती है, फिर राज्यपाल के अनुमोदन से उसे अडॉप्ट भी करती है। असम को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा देने वाले जगदीश मुखी का परिवार बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आकर हरियाणा के सोना में बस गया था। इन्होंने ऋषिराज कॉलेज अलवर से बीकॉम किया और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से 1969 में एमकॉम की पढ़ाई पूरी की। फिर प्रोफेसर जगदीश मुखी ने साल 1969 से 1991 तक दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। कानून, संविधान, आध्यात्म और साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले प्रोफेसर मुखी 7 बार लगातार दिल्ली की जनकपुरी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए थे।
1991 से 1995 तक ये दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री रहे और उसके बाद 10 बरस तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी इन्होंने संभाली। प्रोफेसर मुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक भी रहे हैं। इनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटे और बेटी हैं। राज्यपाल कार्यक्रम की इस कड़ी में इतना ही। राज्यपाल संस्था के महत्व, इसकी भूमिका और इस पद से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे आगे की कड़ियों में। मिलेंगे किसी और प्रदेश के राज्यपाल से। तब तक के लिए संसद टीवी को दीजिए इजाजत।